हेलो प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस जो भी है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न पर है, खास करके सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए। और आपको ये ध्यान देना है रीजनिंग में कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका टेक्निक्स होगा, कितना कम समय दें हम कि ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो सके। रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं उसके लैंग्वेज को पहले रीड करेंगे। हम देखेंगे कि लैंग्वेज हमारा कहता क्या है, क्योंकि रीजनिंग में दो सेक्शन जो होता है, एक कॉमन सेंस पार्ट और एक नॉन वर्बल पार्ट। तो नॉन वर्बल में तो आपको कुछ कहेगा नहीं, उसमें केवल आपका फिगर रहेगा और उससे आंसर को आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन वर्बल रीजनिंग के कॉमन सेंस में आपको लैंग्वेज दिया रहेगा। अब उस लैंग्वेज में भी दो प्रकार का क्वेश्चंस होगा, एक लॉजिकल बेस्ड होगा और एक मैथमेटिकल बेस्ड होगा। तो मैथमेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज बेस्ड है उसकी भाषा को समझने की जरूरत है, वहां पर कहा क्या जा रहा है और टाइम मेरा कितना मैनेज कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना है और हम लोगों का ये प्रयास है, जैन रोजगार क्लासेस का ये प्रयास है कि कम समय में आपको बेहतर प्रिपरेशन कैसे करवाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सके। तो एक हम लोगों ने जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से आपको एक टिप्स देने का प्रयास किया गया है। तो रीजनिंग में देखिए कि क्वेश्चंस किस पैटर्न का था और कैसे हम सॉल्व करेंगे, आज इसी को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टी, यू, के और एस का प्रयोग करके कितने चार अक्षरों वाले सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग टी, यू, के एंड एस यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। यानी अब ये चार जो लेटर है इसको मिक्स करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और ऐसा वर्ड बनाना है जिसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हर एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहां पर आपको जैसे दिया हुआ है टी, यू, के, एस, अब इस चारों लेटर को जब हम मिक्स करेंगे तो इससे आपका कौन सा वर्ड बन सकता है? तो इससे बन सकता है टी, यू, एस, के। क्या बन सकता है? टी, यू, एस, के। टी, यू, एस, के अगर बनता है तो हम देखेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो टी, यू, एस के वर्ड का मीनिंग होता है दांत, टीथ। लेकिन मानव का दांत जो होता है उसकी अंग्रेजी टीथ होती है, लेकिन यहाँ ट्रस्क दिया हुआ है तो इसका भी दांत होता है, लेकिन ये हाथी के दांत के लिए ये वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो क्या बनेगा? ट्रस्क। यानी आपका आंसर क्या होगा? केवल वन। तो एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ड से आपको निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको अगर वर्ड पावर है और ऐसा वर्ड होता है कि जिसको आप प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में उसको यूज करते हैं, तो उसी प्रकार का यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों, हम लोग देखें। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब यहां पर सर्कुलर पाथ का दिया हुआ है कि 6 विद्यार्थी जो है लवली, जॉनसन, विल, मैरी, समंथा और जोएल एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, विल जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, समंता विल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, जोएल जॉनसन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मैरी विल और जॉनसन के ठीक बगल में है, लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा है या बैठी है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज स्पष्ट है, लेकिन क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है।
तो कम समय में पढ़कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टेक्निक को सीखना है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा याद रखेंगे कि जब सर्कुलर पाथ होगा और जब सेंटर की ओर फेस करेगा, चूंकि यहां लिखा हुआ है कि वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो याद रखना है कि जब आपका सेंटर की ओर फेस कर रहा हो, यानी सेंटर जब फेस कर रहा हो, तो हमेशा याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज जो होता है वह बाएं होता है। यानी क्लॉकवाइज आपका क्या हो गया, यह आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बाएं, यानी हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। कब, जब सेंटर की ओर फेस करेगा तो। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाया। और हिंदी में क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त दिशा भी कहते हैं, और दाएं को यानी एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त दिशा कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं लैंग्वेज में ये भी वर्ड आपका यूज होगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब सीटिंग अरेंजमेंट में दूसरी बात याद रखेंगे हम कि जहां से पोजीशन कंफर्म करेगा, बाएं या दाएं, क्वेश्चंस का स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि सीटिंग अरेंजमेंट जब हम सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, तो जहां पर पोजीशन को कंफर्म करेगा लेफ्ट या राइट, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि जॉनसन जो है आपका कहां पर है, लवली जॉनसन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है लवली, आपका लवली इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन, यानी लवली जो है वह जॉनसन के सेकेंड लेफ्ट में है। तो अगर हम जॉनसन का यहां पर आपका क्या हो गया, जॉनसन हो गया, तो क्या कह रहा है कि लवली जॉनसन के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर पहला हो गया और यहां पर क्या हो गया, दूसरा। तो यहां पर कौन बैठ गई, लवली बैठ गई। लवली कहां बैठ गई, जॉनसन के बाईं और दूसरा, तो पहला और दूसरा। क्लियर हो गया। और टोटल कितने लोग हैं इसमें, 6 लोग हैं। तो 3 हो गया, एक 4, 5 और 6 याद रखेंगे हम। अब अगला लाइन कहता है कि सामंता जो है वो विल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। फिर अब इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे क्योंकि सामंता और विल का कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, यानी लिंक्ड स्टेटमेंट को देखेंगे हम। ये टेक्निक्स बाबू याद रखना है। हम क्वेश्चन जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व करेंगे तो हम लिंक्ड स्टेटमेंट का देखेंगे। तो यहां पर जैसे दिया कि लवली जॉनसन के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ये कंफर्म स्टेटमेंट हो गया, हमने बाईं और दूसरे स्थान पर ले लिया। फिर कहता है कि सामंथा विल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। ये कोई लिंक्ड स्टेटमेंट अभी तक नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। फिर क्या कह रहा है, जोएल जॉनसन के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब जोएल जो होगा जॉनसन के दाईं ओर, तो जॉनसन यहां दाईं ओर, इसका एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इधर से लेंगे 1 2 3। यहां पर कौन हो गया, जोएल हो गया। कौन हो गया, जोएल हो गया। और जोएल कहां बैठा हुआ है, जोएल बैठा हुआ है आपको जॉनसन के दाईं और तीसरे स्थान पर। जॉनसन का दायां तीसरा स्थान हो गया। अब क्या कह रहा है, अब उसके पहले देखिए सामंता विल के, ये अभी इंफॉर्मेशन में नहीं है। फिर कह रहा है कि मैरी विल और जॉनसन के ठीक बगल में है। मैरी कहां है, विल और जॉनसन के ठीक बगल में है। तो यहां पर जो ये लाइन दिया कि मैरी विल और जॉनसन, तो मैरी अगर यहां पर होगा, यहां पर कौन हो गया, मैरी हो गया। अब मैरी कहां बैठी हुई है, विल और जॉनसन के ठीक बगल में। ठीक है, मैरी कहां बैठी हुई है, विल और जॉनसन के, तो जॉनसन के बगल में, और मैरी हो गई। और यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा विल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विल हो जाएगा। यानी मैरी कहां बैठी, विल और जॉनसन के ठीक बगल में है।
लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो अब कितने लोग हैं आपका। अब जो एक लाइन दिया हुआ है कि विल जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहां है ये जो लाइन दिया हुआ है कि विल कहां बैठा हुआ है, जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो जॉनसन का दाईं ओर पहला और दूसरा हो गया। अब समंथा विल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, विल का बाईं ओर। तो विल का बाईं ओर पहला है ना, या इधर से आपका दाया हो गया और इधर से क्या हो गया बाया। तो विल के बाईं ओर चूंकि लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि समंता जो है, इस लाइन को स्टेटमेंट को ध्यान देखें, समंता विल के बाईं ओर। तो विल का बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, और यहां पर कौन हो गया समंता हो गया कि ये विल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले क्या कहा कि लवली जो है वह जॉनसन के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसको ले लिया गया। फिर आपको जॉनसन से रिलेटेड आपका जोएल था, लिंक स्टेटमेंट को देखेंगे कि जॉनसन के दाएं तीसरे स्थान पर जोएल है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। फिर कहा कि मैरी जो है वह जॉनसन और विल के बगल में है, इसको भी ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं कि जॉनसन जो है वह विल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्लियर हो गया। तो मैरी के बगल में विल और जॉनसन दोनों हो गया। फिर समंथा के विषय में क्या कहा कि समंता के विषय में कहा कि विल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा है। तो लवली और जॉनसन के बीच में कौन है आपका, ये समंथा बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो आपका आंसर हो गया बी। क्लियर प्यारे बच्चों। तो सीटिंग अरेंजमेंट में इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे कि जब भी अरेंजमेंट हम करेंगे तो वो अरेंजमेंट हम क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट, जहां पर पोजीशन को कंफर्म करेगा वहीं से अरेंजमेंट की क्या करेंगे हम शुरुआत करेंगे। और लिंक्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, कौन स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वैसे स्टेटमेंट को हम प्रायोरिटी देंगे तो क्वेश्चंस हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान में रखना इस बात को। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका नॉन वर्बल का सवाल है, और ये पेपर फोल्डिंग का आपका क्वेश्चंस है। और यहां पर देखते हैं एक पेपर आपका है, फिर आपको इसको दो भाग में बांटा गया है। अब देखिए इस फिगर को आपको देखना है, और हमेशा याद रखेंगे कि जो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चंस होता है वह मिरर इमेज के कंसेप्ट को फॉलो करता है। अब यहां पर जैसे हाफ है, तो जब मिरर इमेज में क्या होता है कि आपका जो है जो पार्ट एक भाग में है वही इमेज आपका क्या होता है दूसरे पार्ट में चला जाता है, और वह क्या होता है कंप्लीट पूरा फिगर बन जाता है। जैसे अगर ये आपका हाफ सर्किल है, तो जैसे ही मिरर इमेज होगा वह सर्किल में क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट पूरा सर्किल हो जाएगा। और ये जो आपका कट है ये लेफ्ट में भी रहेगा और राइट में भी रहेगा। तो ऐसा फिगर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा फिगर आपका सी नंबर में है। क्योंकि अपर और लोअर यहां और यहां में अंतर क्या है कि ये कटिंग जो है केवल लेफ्ट में होगा और राइट में होगा। ये सर्किल जो है क्या हो जाएगा मिडिल में सर्किल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग में याद रखना है प्यारे बच्चों कि मिरर इमेज के कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, और ये जो अर्ध गोलाकार है ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो कट है ये लेफ्ट में भी रहेगा और राइट में रहेगा, जो फिगर नंबर सी में है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन फिर देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपको एसएससी के लिए सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन अभी देखिएगा आपको एसएससी के हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है इसको लिखकर हम समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझिएगा। क्या है, शब्द टल है और इसको लिखता है
40 CUMF। और क्या है? हैंगर। क्या वर्ड है? हैंगर है। अब देखिए कितना आसान है आपका, ठीक है। अब यहां पर आसानी से हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो गौर करें आप, कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा यहां का रिलेशन जो यहां से होगा वही रिलेशन यहां से अगले का होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां सभी आपका जो है लेटर है, लेकिन यहां पर डिजिट भी दिया गया है। ये डिजिट आया कहां से, इस पर देखेंगे हम। तो अगर मेरे माइंड में अगर अल्फाबेट का पोजीशन अगर याद है, सेट है, तो अपने आप आपका रीजनिंग का काम करेगा दिमाग, है ना। और मैंने पहले भी कहा है अपने जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से, कभी भी कलम आपकी नहीं चलनी चाहिए। थिंक विदाउट थिंक। कलम कम और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एस का और यू का, एस का 19 होता है, 19 होता है, और यू का 21 यानी 21 होता है। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट दो लेटर को क्या किया है? उसके पोजीशन को जोड़ दिया गया है। 40 हो गया, यानी 19 जोड़ 21 बराबर 40 हो गया। अब देखिए यहां पर आपका क्या है कि बी है, बी यानी 2, बी का अल्फाबेट वैल्यू 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 यानी सी हो जाएगा। टी का 20 होता है, 1 जोड़ेंगे 21 यू हो जाएगा। एल 12 होता है, 1 जोड़ेंगे 13, 13 एम हो जाएगा। ई 5 होता है, 1 जोड़ेंगे 6 एफ हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो लेटर लिखा हुआ है वह +1 से आगे बढ़ता, इंक्रीज करता है, और जो फर्स्ट दो लेटर है उसको क्या किया गया है कि उसके पोजीशन को जोड़ दिया गया है। तो हैंगर का कितना दिया गया है, इसको भी लिख लीजिए। हैंगर का है 9OHFS, है ना। तो हमको किसका निकालना है? क्लॉथ का निकालना है ना। तो हमको क्लॉथ का कैसे निकालेंगे हम? तो क्लॉथ का हो जाएगा, सीधा सिंपल याद करना है, हमको ध्यान में रखना है। सी का कितना होता है? 3, और एल का होता है 12। तो 12 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15 हो गया। अब एल है 12, 12 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। लेकिन यहां दोनों को जोड़ दिए, तो इसको नहीं जोड़ना है, ध्यान में रखना है। ये दोनों लेटर जोड़ा गया, 12 3 15। ओ 15 है, तो 15 1 16 यानी पी हो गया। टी 20, 20 1 21 यू हो गया। एच है, एच 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आई हो गया, यानी 15 PUI। आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो कोड से डिकोड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि लेटर जो डिकोड का दिया गया है वह आगे का लेटर है या पीछे का लेटर है। अगर आगे होगा तो प्लस कर देंगे और पीछे होगा तो माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वह आसान हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो CHSL एग्जामिनेशन आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप अपने जोश और जज्बा को बनाए रखिए। कहता है कि अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिलें भी झुककर सलाम करती है। तो अगर आपका इरादा बुलंद है तो आप किसी भी मंजिल पर कहीं भी पहुंच सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पहला कंसेप्ट, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा स्पीड। तो हम लोग इन बातों का ध्यान में रखते हैं कि पहले कंसेप्ट क्लियर हो
तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो एक्यूरेसी आ जाएगी, और अगर एक्यूरेसी रहेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही हम लोगों का एक मिशन और विजन दोनों है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम आपको फायदा दे सकें, लाभ दे सकें, ताकि CHL एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाइए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये भी नॉन वर्बल का है और 2023 के CHSL एग्जामिनेशन में आया हुआ। और याद रखेंगे प्यारे बच्चों, CHSL के एग्जामिनेशन में जब सीरीज का क्वेश्चन होगा तो किसी एक फिगर को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसी को लेकर हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3 पार्ट होता है, ये लेफ्ट हो गया पार्ट, ये मिडिल हो गया सेंट्रल, और ये हो गया राइट। और एक घर यानी यहां से यहां तक जो होता है ये 90 डिग्री में होता है और घर के हिसाब से एक। तो यहां पर ए जैसे फिगर दिया हुआ है, यहां से यहां आया तो हाफ घर मूव किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, है ना। फिर देखिए 2 से 3 फिर यहां पर आया, राइट में आया, यानी लेफ्ट था, लेफ्ट से मिडिल आया, मिडिल से राइट गया, राइट से देखिए राइट कॉर्नर से फिर आपका क्या आ गया, मिडिल में आ गया, राइट मिडिल में। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों क्या होगा अगला में आंसर फिगर में, ये फिगर जो होगा वो कहां पर आएगा, वो निश्चित तौर पर यहां पर आएगा। और ये देखिए किस डायग्राम में आपका है, और इसमें ए में है नहीं, सी में है नहीं, डी में अपोजिट है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। और बी में आपका ए यहां पर दिया हुआ है। तो ये टेक्निक्स आपको याद रखना है कि फिगर का मूवमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में कैसे जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में कैसे आता है। अगर ये रोटेशन अगर आपको पता है तो नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। और एक ही फिगर से आपका आंसर क्या हो गया, निकल गया। और हर सीरीज में आप देखेंगे एक ऐसा क्वालिफाइंग आपका फिगर होता है जिसको देखकर आप आंसर फिगर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और फिर यह भी एक क्वेश्चन आपका है, यहां पर देखिए यह जो कह रहा है कि नीचे दिया गया निहित है, यानी एम्बेडेड फिगर है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो बिल्कुल आपके कॉमन सेंस पर है, आप अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं और क्वेश्चंस आपके सामने हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न आकृति है यानी क्वेश्चंस फिगर है उसको देखना है कि वह कैसे आपका दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो आप देखिए ये जो आपको दिया गया है, ये डायरेक्शन के इस प्रकार का डबल में दिया गया है, ये किस डायरेक्शन में है, कौन सा फिगर, ये अपने आप आपको दिखाई दे देगा। तो देखिए कि यहां पर देखिए ये डायरेक्शन आपका है, आ रहा है, ये डायरेक्शन है आपका। तो यानी ये आपको राइट से लेफ्ट की ओर है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये तीनों तो अपने आप ही देखने से पता चल जाएगा कि ये डायग्राम हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा आपका, ये फर्स्ट डायग्राम होगा, यानी एम्बेडेड फिगर का जो इंप्रेशन इसका है, जो इमेज है, वो केवल आपको कहां पर है, पहले फिगर में है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। आगे हम चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चंस और एसएससी में ये आता है, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस है और बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कंसेप्ट हम बेसिक चीज इसमें हम बता देते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो साइन है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है वह बी से बड़ा है। तो जब बड़ा है इट मींस क्या हो गया, बी ए से छोटा है। ठीक है, यानी ए इज नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ए ना तो बी से छोटा है और ना बराबर है, इट मींस ए बी से क्या है, बड़ा है। वैसे ही आपका ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है मींस बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी ए से बड़ा है, मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ना तो बी से बड़ा है ना बराबर है, यानी ए बी से छोटा है। वैसे ही
ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है, तो हम केवल बड़ा नहीं कह सकते हैं, केवल बराबर नहीं कह सकते हैं, इंडिविजुअली दोनों गलत है। लेकिन जब दोनों एक साथ आएगा यह क्या कहलाता है, आइदर या कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो आपका क्या दिया हुआ है, या तो लेस देन है, स्मॉलर देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, आपका यही दो साइन है। तो हमको कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन कहते किसको है? स्टेटमेंट मीन्स होता है तो जो कुछ भी कहा गया है, यानी आपकी अभिव्यक्ति जो होती है उसी को स्टेटमेंट यानी कथन कहा जाता है। निष्कर्ष क्या होता है, उस अभिव्यक्ति को कन्फर्म अगर दूसरा कोई व्यक्ति कर देता है तो वह आपका क्या कहलाता है, निष्कर्ष यानी कन्फर्म। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है। तो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को कन्विंस कर दे, कन्फर्म कर दे, वही वैलिड कंक्लूजन होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए z ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो हमको एकदम डायरेक्ट आ जाइए बिना कलम चलाए, गौर से देखिए आप। जैसे ही दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है, कभी जीवन में नहीं हो सकता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? पहले ही z लेस देन है, छोटा है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो यही आपका आंसर आ गया। बात आ रही है समझ प्यारे बच्चों? जैसे ही z लेस देन है और r यहां है, r से z को डायरेक्ट देखेंगे रिलेशन हम, तो यहां z लेस देन है, कभी जीवन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो नहीं सकता है, तो पहला कभी होगा नहीं। j इक्वल टू c, अब j और c कभी बराबर हो नहीं सकता। हमने अभी तुरंत आपको बताया है यहां पर, इसको, इस कंसेप्ट को याद रखिए कि c से बड़ा या बराबर p है, p से बड़ा बराबर g है, g से बड़ा बराबर j है। इट मीन्स कि अगर इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं j ग्रेटर देन इक्वल टू c, कि j c से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो j कभी c से, j जो है आपका क्या होगा, j कभी आपका क्या होगा कि j कभी c से बराबर नहीं हो सकता, j कभी c से बड़ा नहीं हो सकता, j कभी c के बराबर भी नहीं हो सकता। ये याद रखेंगे हम लोग। बात आई समझ में? तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा कि जब भी होगा तो ग्रेटर या इक्वल होगा, केवल इक्वल नहीं हो सकता है, केवल ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इनइक्वलिटी के क्लास में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू को हमेशा याद रखने की जरूरत है, और एक क्वेश्चन तो एसएससी में आना ही आना है इसका। क्लियर? आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो है ये आपका पेपर फोल्डिंग का है, और यह भी देखिए कितना आसान है। डबल भाग है, फिर इसको हाफ किया है, तो जब भी होगा यह डबल हो जाएगा। यानी आप देखिए कि ये जो पार्ट है आपका डबल हो जाएगा, लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा। ये जो आपका ट्रेंगल है, ये दो ऊपर दो नीचे आ जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये भी आपका क्या होगा, दो ऊपर जाएगा दो नीचे जाएगा, दो लेफ्ट आएगा दो राइट। यानी अगर एक भाग में है तो वो चार भाग में डिवाइड होगा, तो एक का क्या हो जाएगा, दो ऊपर दो नीचे, दो लेफ्ट दो राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग हमेशा याद रखिए मिरर इमेज के कंसेप्ट को फॉलो करता है। क्लियर? अब अगला है आपका, ये सीरीज है, और ऐसे क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप उसको क्या कीजिए, ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। अब ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखकर इसको अगर आपको बतावें, या ऐसे भी इसमें भी बना सकते हैं। ये आपका देखिए कि 4-4 का ग्रुप है, यानी ये ग्रुप 4 का होगा, फिर ये ग्रुप आपका 3-1-4, फिर ये ग्रुप भी क्या होगा 1-2-3-4, यह भी आपका 4 का ग्रुप है, ये भी आपका 4 का ग्रुप है, और ये भी आपका 4 का ग्रुप है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब आ जाइए आप यहां पर, तो सबसे लास्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहां u, यहां भी आपका क्या है u, और यहां भी आपका क्या है u, और लास्ट में भी आपका क्या होगा u होगा। तो डेफिनेटली आपका जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्लियर। अब जो है आपका जब u होगा तो आपका क्या होगा, बस इसी चीज को ध्यान में प्यारे बच्चों हम लोग को रखना है कि जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हम तो क्या हो गया, TRYU, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब थर्ड लेटर पर देखिए Y है, यहां भी Y है, यहां भी Y है, और यहां भी Y है। तो डेफिनेटली यहां भी आपका क्या होगा, Y होगा आपका। क्लियर। अब आ जाइए यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए सेकेंड लेटर को देखिए, RS, यहां क्या आ जाएगा, T आ गया, हो गया, यानी RSTU और V आ गया, है ना। अल्फाबेट को याद रखिए। अब आपका कौन सा लेटर आएगा, तो U हो गया, Y हो गया, T हो गया। अब क्या आएगा आपका, अब आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, TRYU, USYU, VTYU। तो अब आप गौर कीजिए, तो T को लिए, U को लिए, V को लिए, तो अगला किसको लीजिएगा, W को लीजिएगा। तो यहां पर क्या आ गया, W आ गया, ठीक है। और लास्ट लेटर तो आपको बताई ही कि U है सब में, तो आप भी यहां पर क्या कीजिएगा, U लीजिएगा। तो क्या आ गया, UYTWU, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको चेक कीजिए कि जो लेटर दिया गया वह कितने ग्रुप में बटा हो सकता है, और उसके अनुसार ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चंस जो है ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, सभी को आता है डिक्शनरी देखने के लिए। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए, यहां पर SPI है, यहां भी SPI है, यहां भी SPI है, यहां भी SPI है, यहां भी है। अब अल्फाबेट के बाद देखेंगे कि पहला लेटर अल्फाबेट का क्या आता है। यहां N है, यहां भी N है, यहां भी N है, यहां भी N है, यहां R है, लेकिन यहां K है। तो निश्चित तौर पर K जो होगा N से पहले होगा। तो यानी पहले स्थान पर कौन जाएगा, पहला स्थान जो होगा वह इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो है, अब यहां देखिए N आ गया, A है आपका, यहां E है, यहां पर Y है, यहां R है, यानी आपका क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, A के बाद E आ जाएगा, दूसरे स्थान पर यानी तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, अब देखिए
पहला फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका एक आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर ये आ गया और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 नंबर, यानी 6 3 2। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको दिया रहेगा तो पहले हम देखेंगे 3 लेटर को, तो पहला क्या आ गया, स्पाइक आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा स्पिनेच आ जाएगा, फिर क्या आएगा, स्पाइन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, स्पिने आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका स्पिनी आ जाएगा और फिर क्या आएगा, स्प्लिट आएगा। तो यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चंस को आसानी से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका आता है, ये भी आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। एनालॉजी का कंसेप्ट क्या होता है, एक का रिलेशन जो दूसरे से होगा, तीसरे का रिलेशन चौथे से वही होगा। तो यहां पर देखिए 6 भुजा है और यहां पर बाहर में 5 भुजा है, तो 6 से 5 हुआ और जो अंदर में फिगर के है ये 90 डिग्री पर आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, तो के आपको ऐसा आ जाएगा। वैसे ही यहां देखिए 8 भुजा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब जो आएगा वह 7 भुजा वाला आएगा और 7 भुजा में फिर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज पी जो है 90 डिग्री पर मूव करेगा। तो यहां पर देखिए 7 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, आपका कंसेप्ट केवल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों का भी मकसद यही है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को बनाने में समय आपका कम लगेगा और हमने आपको मॉक टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको कलेक्शन करके दिया है जो आपके आगामी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पैटर्न आपका बिल्कुल यही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, अब यहां पर एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें किन 2 संख्याओं को नहीं, किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर इसको हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। यहां पर कॉमन सेंस आपको ध्यान में रखना होगा, मैथमेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस ऑप्शन को ले, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को अगर यूज करने लगेंगे तो हमारा समय जो है वो ज्यादा लगेगा। तो यहां पर जैसे 3 और 30 को अगर हम चेंज करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर गुना और जोड़ को चेंज किया तो कभी भी कैलकुलेट आपका नहीं होगा, यानी -1 आपका नहीं आएगा। तो पहला तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। 2 और 18 को भी अगर लेते हैं हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन को, यह भी कैलकुलेट होगा तो यह भी -1 आपका नहीं आ सकता है। 15 और 3 को अगर हम लेंगे प्लस और माइनस, यह भी आपका नहीं आएगा। अब आपका बच गया 4th ऑप्शन, इसको देखिए हम लोग 18 और 15 को चेंज करेंगे तो यहां पर अगर हम 15 को अगर लें, हम 15 लें और फिर क्या कहा है, किसको किसको चेंज किया, प्लस और माइनस को, तो 15 को भागा 3 किया, अब माइनस और प्लस को चेंज किया है, यानी यहां पर प्लस कितना हो गया, 30 हो गया। अब प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस अगर किए तो 15 गुना कितना आपका आ जाएगा, गुना तो चेंज नहीं है, केवल प्लस और माइनस है। तो 15 गुना 2 अगर आएगा तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर चेक कर लें तो यहां पर 15 नहीं, यहां पर 18 हो जाएगा। क्यों 18 होगा, इसको देखिए यहां पर जो है आपका क्या आ जाएगा कि 30 के बाद क्योंकि 15 और 18 दोनों क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 गुना 2 बराबर माइनस से कैसे हुआ,
तो 3 को 5 से डिवाइड किए 15 को, तो 5 जोड़ 30, 30 5 35 माइनस 18 दूनी 36, यानी आपका क्या आ गया -1 आ गया, जो बिल्कुल यहां पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। यानी आपको करना क्या है कि ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में तो 18 और 15 को क्या किए, इंटरचेंज कर दिए हम लोग, और भागा और गुना सेम है, केवल जोड़ और घटाव यानी प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके कैलकुलेट कर लेना है कि हमारा -1 आता है या नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितना इंफॉर्मेशन आपका, और ये क्वेश्चन अभी CHSL के हर एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, याद रखेंगे हम लोग, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। ये एनालॉजी से भी आता है, क्लासिफिकेशन से भी आता है। अब यहां पर क्या है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित होती है, यानी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट सेम रहता है, और ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि जो CHSL एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस को बनाने वक्त ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना नहीं पड़े। अगर पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो पहले से ही आपका कंसेप्ट आपको यहां पढ़ना है कि लॉजिक क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। अब देखिए यहां पर क्या है, तो अब ये दोनों को रिलेशन को देखकर हमको ऑप्शन को देखना है। तो देखिए कितना आसान है, 4 और 8 को जोड़ दिया, ये कितना हो गया 12, 2 और 5 को जोड़ दिया, कितना हो गया 7। यही लॉजिक अप्लाई कर देना है। तो यहां पर देखिए 7 1 8 नहीं है, 5 3 8 नहीं है, 9 7 16 नहीं है, लेकिन 1 जोड़ 3 बराबर 4 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। इंफॉर्मेशन कितना बड़ा है, सवाल कितना छोटा है। तो ये याद रखना है। बच्चे आप लोग करते क्या है कि क्वेश्चन के लंबाई को, लेंथ को देखकर आप घबरा जाते हैं कि बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो कभी भी क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर कभी ना घबराएं। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले से अगर देखे रहेंगे तो ये घबराहट आप में नहीं होगी, और समय अभी बिल्कुल कम है आपके पास CHSL एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मेट अगर पहले से पता आपको अगर है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है सैलोजिज्म का, और सैलोजिज्म बिना कलम चलाए सॉल्व करना है, कहीं कलम नहीं चलेगा। आपको याद रखना है, देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो छात्र हैं, वो वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं, कोई परसेंटेज पर बनाते हैं, कोई सेट थ्योरी पर बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है वो है लॉजिकल प्रोसेस। और किसी एक किताब में इसका जब टेक्स्ट आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, समटाइम्स वी फेल गेट द करेक्ट आंसर बाय द मेथड ऑफ वेन डायग्राम। व्हाई? कि वेन डायग्राम से बहुत सारा आंसर आपको दिया नहीं जा सकता है। ये अलग बात है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर वेन डायग्राम से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग लॉजिकल मेथड को अगर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे आपके लिए ज्यादा आसान है। तो यहां पर देखिए, नो पेन इज ए बॉक्स, सम पेन्स आर चॉक्स, ऑल चॉक्स आर इरेजर्स, यानी कोई पेन बॉक्स नहीं है, कुछ पेन खरिया है, सभी खरिया इरेजर है। तो नो को ई कहा जाता है, सम को आई कहा जाता है, और ऑल को ए कहा जाता है। ये तीनों का कंबाइंड, यानी पहले दो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहां पर देखिए कि स्पेशल केस आता है जब मिडिल टर्म आपका आमने सामने हो, इसको बनाने का तरीका अलग होता है, यानी नीचे वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके
ऊपर लेते जाएंगे और ऊपर वाले स्टेटमेंट को नीचे लेते जाएंगे। तो हम इसको बिना कलम चलाए आपको बताते हैं। सम चॉक्स आर नॉट बॉक्सेस। क्या होगा? सम चॉक्स आर नॉट बॉक्सेस, यानी कुछ खरिया बॉक्स नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए है कि सम चॉक्स आर नॉट बॉक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया बिना कलम चलाए। अब क्या है आपका? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में मिडिल टर्म कॉमन है। सम पेन्स आर इरेजर्स, आई प्लस ए बराबर आई। तो सम पेन्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर पेन। तो सम इरेजर्स आर पेन, यानी पहला भी ऑप्शन में है। यानी सम इरेजर्स आर, सम पेन्स आर इरेजर्स, यानी कुछ पेन इरेजर है, कुछ इरेजर पेन है। यानी आई प्लस ए, यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्लस आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जब दोनों एक साथ ज्वाइन करेगा तो उसका कंक्लूजन हमेशा सम में आता है, यानी आई में आता है। तो पहले तो स्टेटमेंट को क्या किया गया कि जब दोनों मिडिल टर्म आमने सामने हो तो याद रखेंगे नीचे वाले को, चूंकि सबसे पहला काम है कि सैलोजिज्म का रूल है कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो होता है दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है, और यहां पर दोनों सब्जेक्ट आमने सामने हैं। तो पहले तो सैलोजिज्म के फॉर्म में लाएंगे, और इसको लाने के लिए सेकेंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके ऊपर वाले को नीचे करेंगे। तो हमने डायरेक्ट किया सम चॉक्स आर नॉट बॉक्सेस। फिर सम नॉट का ना कन्वर्सन होता है और ना तो डेरिवेशन होता है। फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को मिडिल टर्म, आपका पहला का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, ठीक है। तो सम पेन्स आर इरेजर, सम इरेजर्स आर पेन, जो आपका है सम इरेजर्स आर पेन, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सैलोजिज्म, जब आप जैन रोजगार क्लासेस में आप रीजनिंग का बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो पूरे कंसेप्ट को बताया गया है जैन रोजगार क्लासेस में कि कैसे सैलोजिज्म को बिना कलम चलाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के साथ, जो हमने यहां पर बताने का आपको प्रयास किया है। लॉजिकल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान है। प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं और आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके क्रैकर शब्द के वर्ड क्या है आपका? क्रैकर शब्द के दूसरे, यानी वर्ड है आपका क्या है? क्रैकर, यही है ना। अब क्रैकर को हम क्या करेंगे? कौन कौन सा कर रहा है? दूसरा यानी आर हो गया, तीसरा यानी ए हो गया, छठा 4 5 6 यानी ई हो गया, और सातवां यानी आर हो गया। इस चारों लेटर को मिलाकर कौन कौन सा वर्ड बन सकता है? तो एक वर्ड बन सकता है रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ यानी मुश्किल। और दूसरा होता है रियर, यानी पृष्ठ, यानी पिछला भाग। यानी दो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, रे और रियर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए एक क्वेश्चन कुछ लेटर्स को दिया जाएगा अल्फाबेट में, और उसको सारे लेटर्स को मिलाकर आपको क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका है। फिर आपका ये है क्वेश्चंस, यहां भी दिया गया कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो ऑप्शन को देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? तो यहां पर आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको चेंज करना होगा कि कौन सा आपका यहां पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या किया गया है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं क्वेश्चंस को, तो यहां पर देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो दिया गया है आपका, वो क्वेश्चंस आपका क्या है। तो यहां पर आपको दिया जो गया है वह क्या दिया गया है? भागा और माइनस को चेंज किया गया है।
तो यहां पर देखें पहले हम लोग क्या क्या चेंज है इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए समीकरण गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहां पर बदलने के लिए टाइम दीजिए आप लोग और देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें सबसे पहले प्लस माइनस और गुना और भागा के चिन्ह को बताया चेंज किया गया है। जहां गुना है वहां पर क्या होगा, भागा होगा, और भागा और माइनस। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 यहां पर भागा होगा तो 12 जोड़ 6, फिर आपका भागा है आपका, तो क्या करेंगे हम यहां पर, यानी क्या हो गया 40 जोड़ 20। तो ये क्वेश्चन अगर आपका है तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, कैलकुलेशन आपका नहीं होगा ये, तो इसको आप हटा सकते हैं आप इसको। तो कौन सा कैलकुलेशन आएगा, तो यहां पर सबसे पहले दो चिन्ह कौन कौन हो सकता है, प्लस और भागा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहां पर चेंज कर देते हैं, 24 भागा 12, फिर आपका क्या होगा जोड़ 6, फिर आपका क्या होगा, यहां पर भागा है गुना 40 माइनस 20, तो 12 दूना कितना हो गया 24। ठीक है, आपका फिर कितना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन इसमें आपका नहीं है, ये क्वेश्चंस आपका इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न का है। यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि आपको चिन्ह को क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ सकता है, लिखा हुआ है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भाग को बदल दिया जाए। तो सिंपल है, 292 को क्या करेंगे, गुना है 2 हो गया, माइनस है आपका, यहां पर दिया हुआ प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना 15, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 164, अब भागा 4, तो कितना आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 2 नमा 18, 2 दूना 4 1 584 जोड़ 15 माइनस ये कितना हो गया 41। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 599 माइनस 41, कितना आ जाएगा आपको 558। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या होगा फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस रहेगा, तीसरे वाले क्वेश्चन में उसमें आपका जो सिंबल था, जो साइन था, वो एक आपका ऐसे ही आ गया था, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है आपका इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, और रैंकिंग के क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सुनीता अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें और नीचे से 18वें स्थान पर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो रैंकिंग में हमेशा याद रखिए कि जब आपका टॉप से और बॉटम से एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से दिया हुआ हो, तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देंगे। एक माइनस इसलिए करेंगे कि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो 10 जोड़ 18 माइनस 1 बराबर 27, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस है, और कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस मीन्स क्या है, मदर है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, माइनस मीन्स क्या है, फादर है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, ब्रदर है, एंड का मतलब क्या है,
सिस्टर है आपका। तो यहां पर जो दिया गया है वो है कि n माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू एंड सी। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना कलम चलाए। अब यहां पर एंड का मतलब क्या हुआ है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी क्यू जो है वो सी की क्या है, सिस्टर है, यानी बहन है इसकी। तो इससे जेंडर पता चल गया कि क्यू जो है वो फीमेल है, क्योंकि पूछा है क्यू का एन से क्या रिश्ता है, यानी क्यू एन का कौन है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है मदर, ये इसकी माता हो गई, यानी मदर हो गई, यानी बहन, बहन की माता, यानी उसकी भी माता। और गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना का अर्थ दिया हुआ है ब्रदर, यानी ये क्या हो गया, भाई हो गया, यानी ब्रदर हो गया आपका। और माइनस का मतलब क्या है, पिता है, यानी फादर हो गया। तो देखिए कितना आसान है, क्योंकि माता, माता का भाई मामा, मामा का पिता नाना, ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू एन का कौन है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर। क्लियर है। क्यू की माँ, ये क्यू की माँ हुई, माँ का भाई मामा, अंकल, अंकल का फादर ग्रैंड फादर यानी नाना, यानी नाना की क्यू क्या हो गई, नथनी हो गई। ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। अब आगे बढ़े हम। अब देखिए ये कितना क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है। और हमको किसका पूछा है, डी का पूछा, यहीं पर आंसर कर देंगे हम। डी का क्या दिया हुआ है, डी का एप्सिलॉन दिया हुआ है ऑप्शन, ये ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी आ गया, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो सिंबल जिस लेटर का है उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का है आपका, और इसमें कथन आपको कहा गया है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक है। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, यानी बोर्ड परीक्षा में मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। या वैसा विद्यार्थी जो आपका क्या हुआ है, शामिल हुआ है, वो भी आप आवेदन कर सकता है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, जिसको 80% है वो, जो एग्जाम दे रहा है वो भी आवेदन कर सकता है। तो इसे कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा कि 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। 11वीं का कहीं जिक्र नहीं है, तो पहला तो कभी हो नहीं सकता है। दूसरा क्या कहा है कि जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। बिल्कुल है कि 80% रहेगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरा बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 80% है तो आप एलिजिबल है, 80% नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां पर कह रहा है कि ऑड मैन आउट यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन में कौन अलग है। तो अब अंकों को देखेंगे तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 2 11, 41 तिया 123, 25 तिया 75, लेकिन 33 तिया 97 नहीं होगा। 33 तिया कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 99, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल अलग है। यही हमारा आंसर है, यानी ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये कितना मजेदार क्वेश्चन है आपका, देखेंगे हम। ये आपका सीरीज है, तो 8 में 4 घटा 4 हो गया, और डी से जेड
यानी 26 4 30 में 4 घटा 26 हो गया। 26 में से 4 घटेगा 22 हो जाएगा, यानी क्या होगा 22 यानी भी होगा। और फिर 22 में से 4 फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो भी से ऑप्शन कौन कौन है आपका, या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। ऑप्शन देख लीजिए। अब जो है, अब देखिए 12 में 4 माइनस होगा 8, 8 में 4 माइनस होगा 4, 26 4 30 में माइनस होगा 26, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे ही 16, ठीक है 16, और इसमें कितना जोड़ेंगे हम 16 4 20 4 24 8, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर यहां से ये कितना है 16 है, और ये कितना है 24 है, फिर ये कितना है जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 16 8 24, 24 8 कितना होता है 32, यानी 26 6 32 6 हो गया, 6 8 14 हो गया, एन हो गया आपका आ गया। वैसे ही 5 8 13, 13 8 21, 21 और 8 29, 29 यानी 26 3 29, यानी क्या हो गया सी हो गया। यानी भी जेड एन से, यानी लेटर को लेना है, प्रत्येक लेटर 4 घटा 4 4 पहला लेटर में घटा, फिर दूसरे लेटर में भी आपका 12 में 4 घटा 8, 8 में 4 घटा 4, 4 4 घटाते जाएंगे, फिर यहां से 8 8 जोड़ते जाएंगे सब लेटर में, यानी क्या आ जाएगा भी जेड एन सी। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि दो तरीके से बनता है, लेटर टू लेटर और लेटर टू सीरीज। अगला क्वेश्चन हम लोग ये भी देखिए, आपका क्या है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना है, अपोजिट हो जाएगा। मिरर यहां पर है, तो ये डायग्राम देखिए, राइट है तो लेफ्ट किस में दिया हुआ है, केवल बी में दिया हुआ है। आंसर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ऑड मैन आउट है। अस्पताल, चिकित्सक, विद्यालय, शिक्षक, सिनेमाघर, फिल्में, रेस्तरां, रसोई। तो सबसे अलग क्या है, तो चिकित्सक जब भी इलाज करता है अस्पताल में, शिक्षक जब भी पढ़ाएंगे विद्यालय में, लेकिन सिनेमा घर, फिल्में सिनेमा घर में ही चलेगा, ये कोई गारंटी तो है नहीं, घर में भी चला सकते हैं आप, होम थिएटर। तो सिनेमा घर में फिल्में, यानी आपका रिवर्स है आपका। और रसोईया जब भी खाना बनाएगा रेस्तरां में, यानी सबसे अलग क्या हो गया सी हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 25 क्वेश्चंस का जो सेट था आपका, ये रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। और इसको आप बारीकी से ध्यान दें, बारीकी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अगर ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए CHSL एग्जामिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा करें। और आगे भी हम इस पर आपको क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम रीजनिंग में इतना ही आपको रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक रहा।